अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप जो है बहरहाल कल तमाम ख़बरों की जीनत बना रहा और अपने अख्ताम को पहुँच गया। दुनिया को एक नया आलमी चैम्पियन मिल गया। स्पेन ने एक सनसनीखेज़ और एहसाब शकन फ़ाइनल में दिफाई चैम्पियन अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर 16 साल बाद एक मरतबा फिर फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा ताज अपने सर सजा लिया। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन फैसला मुकर्ररा वक्त में ना हो सका और मैच एक्स्ट्रा टाइम में दाखिल हुआ। बिलाखिर स्पेन के फेरन टोरेस ने वो कीमती गोल स्कोर किया जिसने करोड़ों हस्पानवी शायकीन के ख्वाब हकीकत में बदल दिए। नाज़रीन, इस तारीखी फतह के साथ स्पेन ने न सिर्फ अपनी खोई हुई आलमी बर्तरी दोबारा हासिल की, बल्कि साबित कर दिया कि मुसलसल मेहनत, मजबूत मनसूबाबंदी और टीम वर्क की कामयाबी की असल कुंजी है। दूसरी जानिब अर्जेंटीना ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ताहम फाइनल में किस्मत ने इसका साथ ना दिया और उसे रनर्स अप पर इक्तफा करना पड़ा। इख्तितामी तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फातेह स्पेन को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पेश की, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को चांदी के तमगे दिए गए। जश्न, जज्बात, आंसू, मुस्कुराहटें और नाकाबिले फरामोश लम्हात से भरपूर इस वर्ल्ड कप ने फुटबॉल के शायकीन को एक ऐसी यादगार दास्तान दी है जिसे बरसों याद रखा जाएगा। हमारे साथ आयमन मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। आयमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, स्पेन ने 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप की जो कामयाबी है, आपको क्या लगता है ये कैसे हासिल की और इस कामयाबी के अहम अवामिल क्या रहे? इनकी पहले मैच से स्टार्ट हुई थी, जब से इन्होंने अपना टूर्नामेंट स्टार्ट किया तो बहुत ही स्लो टेम्पो पे एक अच्छी टीम फॉर्मेशन मेंटेन करते हुए, कोच की जो भी प्ले बुक है उसको फॉलो करते हुए इन्होंने अपना पूरा टूर्नामेंट खेला है। बेस्ट डिफेंसिव साइड भी रहे हैं ये पूरे। इनका एक रिकॉर्ड ये भी बन चुका है कि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। आज से पहले 2 टीम्स दूसरे वर्ल्ड कप्स में 2 गोल्स कंसीड कर चुकी थी, तो बेस्ट डिफेंसिव साइड है। अर्जेंटीना के साथ ऑब्वियसली इन लोगों की थोड़ी सी अनलकी रहे हैं ये, क्योंकि इनके साइड टाइम से और इनके मुताबिक मोमेंटम से गेम चल नहीं सका और अर्ली इनके एक डिफेंडर जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, उनकी थाई पे इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से एक वो टर्निंग पॉइंट था। दोबारा फिर उनको रेड कार्ड भी मिल गया, अग्रेसिव फाउल्स पड़े थे। स्पेन ने उनको कॉम्पैक्ट रखा हुआ था अपने जोन्स में, तो जिससे ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट नहीं रह चुकी। और दूसरी बात यह कि अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस रही तो बड़ी अच्छी है, लेकिन फाइनल में इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है बाय एनी टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप में शिरकत की है, तो अभी उसमें से टॉप में आते हैं क्योंकि इन लोग अपने शॉट्स गोल की तरफ ले जा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही अभी पूछने भी वाली थी आपसे कि काफ़ी मैच फंसा के रखा अर्जेंटीना ने भी, लेकिन फेरन टोरेस का जो फैसला कुन गोल था, आप क्या समझते हैं उसने मैच का रुख बदला? तो कैसे बदला और उनकी कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? डेफिनेटली फेरन टोरेस के लिए एक अचीवमेंट है उनके पूरे करियर के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं हिस्ट्री में भी फुटबॉल की जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते अपने करियर में, लेकिन इस तरह के टॉप वर्ल्ड कप विनर गोल्स जब वो अचीव कर लेते हैं तो उनकी लाइफ अचीवमेंट खत्म हो चुकी थी और फैंस उनको प्रेस करते हैं, तो उनकी इज्जत अफजाई उससे बहुत ज्यादा हो जाती है। अब फेरन टोरेस को जो उनके कोच ने जब यूज किया था वो स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए किया था कि वो टाइट स्पेसेस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। अर्जेंटीनन डिफेंडर जो थे वो उनको स्पेसेस नहीं दे रहे थे जो प्लेयर्स पिच पे थे, तो जब उनकी सब ऑन आई है तो उन्होंने अच्छा स्पेस अपने लिए क्रिएट किया। जो मैन उनको मैन अप कर रहे थे उनसे वो दूर हटे 3-4 कदम आगे और फिर वहां पे उनको बॉल मिली तो उन्होंने स्मैश किया उसको बैक ऑफ द नेट। तो ऑब्वियसली ये कलेक्टिव एफर्ट है पूरी स्पेन की साइड की, जिसमें की ब्रिलियंस को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को उन्होंने हिलने भी नहीं दिया और ऐसी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं की कि वो कम्पीट कर सके। अच्छा, उस टाइम पे लग रहा था कि जी। अच्छा, ये जो फाइनल मुकर्ररा वक्त में कोई फैसला कुन साबित ना हो सका और एक्स्ट्रा टाइम जो है, आपको लगता है उसमें कुछ दोनों टीमों ने अपनी हिकमत अमली भी तब्दील की? डेफिनेटली फेरन टोरेस के जो एंट्री पॉइंट था वो भी एक्स्ट्रा टाइम में ही था, उनको लेट सब किया गया है। और इस टाइम पे अर्जेंटीना के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि अगर वो बहुत ज्यादा तब्दीली करते थे शायद उनको 2-3 गोल और भी पड़ सकता था, क्योंकि जितने केओटिक और जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज के साथ वो लोग खेल रहे थे कि वो अगले प्लेयर्स को इंजर्ड करने पे आ गए या उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइम पे कोच की चीज आधी बंदा सुनता है और आधी बंदा सुनता भी नहीं। और दूसरी चीज कि अगर कोई
बहुत ज्यादा टैक्टिकल चेंज कर लिया तो हो सकता था ये स्पेन की लीड और भी ऊपर चली जाए। बिल्कुल डू और डाई वाला एक माहौल हमने देखा। लेकिन आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में जो स्पेन के कोच और टीम मैनेजमेंट है उनका कितना रोल प्ले रहा? डेफिनेटली जो इनके कोच हैं इनका ही सारा ये काम है जो इन्होंने स्पेन की टीम के साथ किया। स्पेन की टीम जो है ये फेयरली छोटे उम्र के लोग हैं, एक दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो पूरी टीम को अगर हम कहें किसने लिफ्ट किया तो स्पेन की यंगर स्क्वाड ने। अब इनका कोच का जो रद्द-ओ-अमल है वो ऑब्वियसली मास्टर क्लास कोच है वो, और उन्होंने अपनी मास्टरमाइंड तरीके से अपनी स्टैटिस्टिक्स सब कंप्लीट किया। ये यू टीम से ही निकल के गए थे, हमेशा से स्पेन के बोर्ड में ही रहे हैं, वहीं पे यू टीम से फिर इन्होंने वहां पे उनको फीफा फेडरेशन कप और अंडर 19 अंडर 13 यू टीम को बहुत प्रमोट किया। तो ये स्पेसिफिकली एक ऐसा मैनेजर है जो ना किसी दूसरे मुल्क के लिए उन्होंने काम किया, ना ही किसी बड़े क्लब के लिए काम किया, और स्पेसिफिकली स्पेन से ही उठ के ऊपर आए हैं। और आज उनकी जिंदगी की अचीवमेंट ये कि उन्होंने स्पेन की सीनियर टीम के साथ भी वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल जी, और हम सब ने देखा कि इख्तितामी तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मौजूद थे और उन्होंने जो है ट्रॉफी और तमगों की तकसीम की। आलमी सतह में आप देखें कि जो अभी हालात चल रहे हैं, इस सारे एक्शन को जो मिस्टर ट्रंप का था, आप किस तनाजुर में देखते हैं? डेफिनेटली यूएस की साइड से बहुत कमर्शियलाइज था वर्ल्ड कप, और इस बार इन्होंने रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जनरेट किया, ज्यादा टीम्स को भी इन्वॉल्व किया था। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि वर्ल्ड कप यूएस में भी था, वहां पे बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स भी हैं जो आते हैं मैच में कॉन्स्टेंटली। हम हर मैच में देख रहे थे कि फिल्म अदाकार या सिंगर्स बैठे हुए हैं। हाफ टाइम के प्रोसेस में भी उन्होंने 2-3 सिंगर्स को लेके आए जिन्होंने उनमें म्यूजिक फेस्टिवल करवाए अपने। अब इन सारी चीजों के साथ ऑब्वियसली ये इन लोगों का एक है जो एक टारगेट था उनका कि वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने करना है और इकोनॉमी को अपने पुश करना है जिस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की ओवरऑल जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है विनिंग टीम्स के साथ, तो ये ऑब्वियसली दूसरी टीम्स चाहती हैं कि वो अपने कप थोड़ा सा अकेले उठाएं, उनको थोड़ा सा स्पेस मिले। तो ऑब्वियसली जिन फुटेजेस में वो आए हैं उनको मेन फुटेजेस से एडिट आउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्पेन ने ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन क्या इस आलमी कामयाबी को आपको लगता है कि आइंदा बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में वो मेंटेन कर सकेगा, खसूसन जो यूरो कप और वर्ल्ड कप तक? आपको लगता है कि इस सक्सेस को वो कंटिन्यू कर पाएगा? हम डेफिनेटली स्पेन के बीच जो अगर देखा जाए तो हमारे डिफेंडर जो हैं जो बेस्ट एक अवार्ड लेके गए हैं, और हमारे यमीन यमाल के जो यंग टैलेंट है, तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है और वही इनकी अचीवमेंट है कि वो जीत भी चुके हैं। सो ऑब्वियसली ये इन लोगों को बहुत लंबा रास्ता ले जाएगा, और इसके साथ साथ नए टैलेंट भी स्पेन में आते रहेंगे। इनकी हिस्ट्री प्लेयर्स की हमेशा से अच्छी रही है। अगर बीच में कोई गैप आ जाता है जो कि हम देख सकते थे पिछले 3-4 साल के बाद कि उनके सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं, तो उनको यंग आके रिप्लेस करेंगे। तो सिमिलरली इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि यंग प्लेयर्स ने स्टेप अप करके वो अपनी जगह को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि वो स्पेन के फ्यूचर के साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते ये बताइएगा कि इस फाइनल से जो दुनिया भर की दीगर कौमी टीमें हैं, खास तौर पे जो उभरती हुई टीमें, आपको क्या लगता है वो क्या सबक हासिल कर सकती हैं? डेफिनेटली बहुत सारी यहीं पे आती है कि मॉडर्न फुटबॉल का मुजाहिरा है। ये स्पेन की जो टीम है ये ऑलरेडी चर्चे हो चुके हैं कि इनकी पूरी मैनेजमेंट के ऊपर केस स्टडी की जाएगी, इनकी गेमिंग टैक्टिक्स के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से ये किसी के भी टॉप फेवरेट नहीं थे। निस्बतन वो बंदे जो कि स्पेन को सपोर्ट करते हैं या कुछ ऐसे लोग जो जिनकी दूसरी टीम बाहर है और वो स्पेन पे आए हैं, तो ये टॉप फेवरेट्स कहीं से भी नहीं थे। तो ये दूर से इन्होंने अपनी बिल्कुल एक बहुत ही सिंगुलरली एक अच्छा मोमेंटम बरकरार रखते हुए फाइनल को अपने होम ले गए। और दूसरी एक चीज मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि रशियन फेडरेशन इंटरेस्टेड थी कि वो जो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं उनके लिए भी एक टूर्नामेंट कराएंगे जिसमें पाकिस्तान और चाइना और इस तरह की दूसरी टीम कम्पीट कर सकती हैं। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मिल के एक फुटबॉल पूरी एज अ होल पूरी दुनिया के लिए ये सारी चीजें बहुत लिबरेटिंग है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम सवाल ये भी उठता है अयमन कि अर्जेंटीना की जो शिकस्त है उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी और कौन से ऐसे मौके थे जिसमें वो मैच अपने हक में कर सकती थी। अच्छा, कल के मैच से अगर आप देखेंगे तो हम इस मोमेंटम से तो नहीं कह सकते कि कम बैक कर सकते थे। जैसे कि अगर 90th मिनट में मैच क्लोज हो रहा है और ये एक गोल मार के डिसाइसिव गोल से जीत जाए, क्योंकि स्पेन ने कंट्रोल बहुत हैवी रखा हुआ था। दूसरी चीज ये अगर आप अर्जेंटीना की पूरी जर्नी देखेंगे जिस तरीके से उनकी रोड टू फाइनल है, तो इसमें हमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी नजर आई हैं और कुछ इस तरह की भी एनालिसिस के बयान है कि फेवरिज्म अर्जेंटीना की साइड पे था रेफरी की वजह से। जैसे हमने देखा होगा इजिप्ट के कुछ गोल डिसोन हुए हैं,
अल्जीरिया के हुए हैं और फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ कुछ ऐसे फाउल्स हैं जो कॉल नहीं हुए। तो अमूमन अर्जेंटीना के साथ अगर 5-6 टीमें पहले कम्पीट कर चुकी हैं, तो उनमें से 3-4 ने ऑफिशियली फीफा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। तो इन सारी चीजों के साथ जिस सर्कमस्टेंसेस में फाइनल में पहुंचे हैं और उनके सामने एक ऐसी टीम है जो बेस्ट डिफेंसिव टीम का टाइटल लेके आ रही है टूर्नामेंट में, तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली अपने आप को स्केल नहीं कर सके। और जो चांसेस वो पिछले मैचेस में अवेल करते रहे कि 80 मिनट के बाद कोई बैड फाउल कॉल हो जाए तो उसको वो कैपिटलाइज कर लें, ये मौका उनको नहीं मिल सका। और रेफरी जो थे वो भी अच्छे थे स्लोवेनिया के, उनको भी अपनी प्रोफाइल को नहीं खराब करना था बैड कॉल्स देने के बाद। और इसी तरीके से एक फेयर गेम हो गया जिसमें अर्जेंटीना ने इस फाइनल में वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय टीम प्लेइंग इन द फाइनल दी है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि जो ये वर्ल्ड कप है स्पेन में फुटबॉल के लिए एक नए सुनहरी दौर का जो है आगाज की अलामत बनेगा? डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशंस बहुत हैवी होंगे। स्पेन की जो नेशनल लीग है वो भी काफी अच्छी है, ला लीगा। यहाँ पे असल में फुटबॉल इंथुजियास्ट्स हैं, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत हैवी होना है। और आई थिंक स्पेन बहुत डिजर्विंग भी है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हम लोग बोले जाएंगे ठीक है, अगर कोई डिसाइसिव गोल से अर्जेंटीना जीत जाते तो इनकी जर्नी अच्छी रही है, लेकिन स्पेन एक बहुत ही बैलेंस में एंड दे आर डिजर्विंग। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जाता है अजान ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अमेरिका और ईरान की जो अभी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीका और इसके इतलाकाई इत्तेहादियों के शदीद हमलों के बाद तेहरान ने जो दिफाई हिकमत अमली जो है, जो प्रॉक्सी दिफाई हिकमत अमली थी, तर्क करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर टोटल वॉर का ऐलान कर दिया। और इस जंग के ऐलान के साथ ही जो खित्ते की सूरत हाल है, एक खुफिया प्रॉक्सी जंग से निकल कर पूरे मशरिक़ वस्ता में बराह रास्त रवायती जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है। नाज़रीन, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फोर्सेस और उसके इलाकाई इत्तेहादियों ने मरबूत और बैक वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ सिमतों से अमरीकी सेंटकॉम के फौजी अड्डों, इसराइल के दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर और खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया है। इस ऐलान ने खित्ते के मौजूदा सिक्योरिटी निज़ाम को शदीद धचका पहुँचाया है। आबनाए हुर्मुज़ मुअस्सर तौर पर बंद हो चुकी है, तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई है, जबकि नेटो और खित्ते के इत्तेहादी ममालिक ने फौरी और हंगामी जो है दिफाई हालत जो है वो नाफिज कर दी है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर गुजरता लम्हा न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी दूर रस असरात मुरतब कर सकता है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान में मुसलसल नवी रात फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनमें साहिली निगरानी के मराकज़, दिफाई जो फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात हैं, कमांड सेंटर्स हैं, मिसाइल ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि जनूब मगरबी ईरान में ज़ेर तमीर एक मुजव्वज़ा जौहरी बिजली घर की साइट भी हमलों की जद में आई। ताहम बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक आखिरी मुआयने के वक्त उस मकाम पर कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था। नाज़रीन, दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक अमरीका आलमी तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है। दीगर ममालिक को भी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। इसके बरक्स ईरान का मौक़िफ़ है कि यूरेनियम अफज़ूदगी का कानूनी और नाकाबिले जो है समझौता उनका हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का भी कहना है कि जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मुल्क पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया है और ईरान ने उर्दन के उक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने और 2 ऑयल टैंकरों की तबाही का दावा भी किया है, जबकि पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ महफूज नहीं रहेगी, जिसके असरात आलमी तवानाई की तरसील और आलमी मईशत पर इंतहाई संगीन हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान अगर हम देखें तो खलीजी खित्ते में सफारती सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई हैं। इतलात हैं कि कुवैत पाकिस्तान के साथ दफ़ाई ताउन को नई सतह पर ले जाने का ख्वाह है, जिससे खित्ते में नए स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद
तश्कील पा सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि आया क्या ये कशीदगी एक बड़ी इलाकाई जंग का पेश खैमा है, अपना हरमज़ की बंदे से दुनिया को किस किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। हमें ज्वाइन किया है आलम बरोही साहब ने, अंजा साकिब साहिबा ने, और उनके साथ मौजूद हैं शाजिया चीमा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आलम बरोही साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अमरीका की जानिब से ईरान पर मुसलसल फ़ज़ाई हमलों से जो खित्ते की सलामती, आलमी सियासत और जो ताकत का तवाज़ुन है, अब उस पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखें जी, पहली चीज ये है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ ईरान उसका जो है टारगेट नहीं है। एक्चुअली जो ईरान या इसराइल चाहते हैं कि वो सारे खित्ते पर जो रीजन है मिडिल ईस्ट का, इंक्लूडिंग जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इन सब पे इनका कंट्रोल हो, कब्जा हो। न सिर्फ ये कि उनकी जो रिसोर्सेज हैं, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, उस पर कब्जा हो, बल्कि उनकी जो एज अ सॉवरेन स्टेट जो डिसीजंस वो लेते हैं उस पे इनका कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। अब इसमें जो है इसको आप ग्रेटर इसराइल का जो है वो प्लान कहें या उसको कोई और नाम दे, लेकिन असल मकसद उनका जो है यही है। अब इस प्लान में, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है इनको अगर कोई रुकावट नजर आ रही थी तो वो सिर्फ ईरान था। और ईरान को इस रुकावट को दूर करने के लिए अगर आप थोड़ी सी पीछे चले जाएं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले दौर में जो है, मैं कहूं कि इसराइल ने ये कदम उठाने शुरू कर दिए। गोलान हाइट को उन्होंने मर्ज कर लिया अपने, तो ट्रंप साहब ने फौरन तस्लीम कर लिया। फिर उन्होंने अपनी एम्बेसी तल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम में कर दिया ताकि वो बात ही खत्म हो जो फलस्तीन कहा करते थे कि ये नेक्स्ट फलस्तीन स्टेट का ये कैपिटल होगा। तो उसको जो है ना फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉलो किया, बल्कि अपनी एम्बेसी को वहां से शिफ्ट करके तल अवीव से उन्होंने फौरन जो है ना अपने उधर जेरूसलम में मुंतकिल कर दिया। उन्हीं जमाने में फलस्तीन को जो असिस्टेंस देने वाली काउंसिल थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया जी। और इसके बाद आपको याद होगा कि इब्राहिम पीटरीज की जो है शोषा छोड़ा गया या वो उसको उस प्रोजेक्ट को आगे लाया गया। तो उसमें जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं इनको कोर्स करके, फोर्स करके उनको उसमें शामिल करते रहे। और जो उसमें शामिल होता था तो वो इसराइल के एक लिहाज से जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला होता था उसके वो नीचे आ जाता था। तो इसी तरीके से इसको आस्ते आस्ते बढ़ते रहे, लेकिन इतनी बड़ी इनको कामयाबी नहीं हुई क्योंकि उसमें अभी भी सऊदी अरब और ईरान था और कुछ मुल्क थे। तो इसके देखे ना, ईरान पे हमला जो है ना सिर्फ ईरान की रिसोर्सेज जगह पे, लेकिन उसको इस रास्ते से हटाना है। इस रीजन से में इनके सामने बोलने वाला, सर उठाने वाला कोई नहीं रहे। सही आलम साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शाजिया चीमा साहबा, ये बताइएगा कि ईरान के ज़ेर तामीर जोहरी बिजली घर को जो निशाना बनाया गया है, इसके क्या मुमकिनात नताइज हो सकते हैं और क्या इससे बैनुल अक़वामी कवानीन पर कोई सवाल उठता है? जी बिल्कुल, इसके नताइज जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं। ईरान पे जिस जगह पे हमला हो रहा है, ईरान गल्फ में, वहीं पे हमला कर रहा है, तो ये एस्केलेशन ट्रैप है जिसका दोनों पार्टीज जो हैं वो शिकार हो गई हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इंटरनेशनली क्या है, ये तो वॉर क्राइम है। और वॉर क्राइम जो है वो अमेरिका कमिट कर रहा है, तो ईरान जो है वो उसके जवाब में वैसे ही हमले कर रहा है। तो इन दैट केस हम वो भी कह सकते हैं कि वो वॉर क्राइम है। लेकिन यहाँ पे वॉर क्राइम देखता कौन है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये तो एक ट्रैप है जिसके अंदर ये शामिल हो गए हैं। और मैं बार बार जिस तरह अर्ज कर रही हूँ कि जो ही इनको लगेगा कि अब थोड़ा सा, खास तौर पे अमेरिका को, कि हमने बाहर निकलना है, तो वो फिर एक स्ट्रेटेजिक पॉज की बात करेंगे, जो कि आज उन्होंने कर दिया है। कि रॉयटर की रिपोर्ट है, 10 दिन का पॉज जो है उस पर बात हो रही है, जो कि पाकिस्तान ने प्रपोज किया है, जिसके अंदर स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास ही रहेगा और उसकी सिक्योरिटी भी वही इंश्योर करेगा। और इनडिस्क्रिमिनेटली तमाम जो
कार्गो वेसल्स हैं उनको वहां से गुजारेगा। अब इनडिस्क्रिमिनेटली में तो इजरायली और अमेरिकी भी आ जाएंगे, तो फिर वो ईरान का कहना है कि एडवर्सरीज को हम नहीं गुजरने देंगे। तो ये जंग जो है हमेशा ये वॉर प्लानर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उनका नाइटमेयर यही होता है कि जंग के अंदर दो एलिमेंट शामिल ना हो जाए। एक ये कि जो ब्लड गिल्ट है वो, और साथ में आपका जो वेंजेंस है। जब ये दोनों चीजें बीच में शामिल हो जाती हैं तो फिर उस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, और दोनों साइडों पे इंसानी जानों का बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका जो है कैजुअल्टीज की आपको एग्जैक्ट फिगर बता ही नहीं रहे हैं। और अब अगर ये मिल बैठते भी हैं तो ईरान ने कहा है कि हम उस MOU पे नहीं बैठेंगे, हम इन जो क्लॉजेज हैं इनको रिविजिट करेंगे, और अमेरिका जो है वो 10 दिन के बाद फिर कोई नया जो है वो प्लान बना लेगा। तो ईरान को इसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी का सबूत देते हुए इस रीजन के अंदर कंसोलिडेट करना है, एसिमिलेट करना है। अंजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है। अंजा, ये बताइएगा कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के जो मौक़िफ़ है उसको किस नज़र से देखा जाएगा कि अमरीका सिर्फ आलमी तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है? देखिए, जब भी वॉर्स होती है ना तो एक चेंज इन मिलिट्री बैलेंस आता है, क्योंकि ये जो है ना रेयरली ऐसा होता है कि ये कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स परमानेंटली सेटल हो जाएं। केस इन पॉइंट ये जो कैंसलेशन हुई है इस्लामाबाद MOU की, ये हमें यही इसी बात की वजाहत करता है कि सीज फायर्स विदाउट एनी ड्यूरेबल पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स रिमेन फ्रैजाइल। सो इसके अंदर अगर मैं अमरीकी हवाले से बात करूँ तो उसका जो एक कॉन्फ्रंटेशन हुई है ना बिटवीन टू स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स, ये दोनों कंपीटिंग हैं, तो डेफिनेटली वो तो अब एस्केलेशन डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह अपने प्रिजर्व करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्शन, और उसको जिस भी तरह नामजद करे अपने आप को कि मैं दिस इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल पासिंग बाय वेसल्स। लेकिन मतलब वाज़े तौर पर वाशिंगटन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है, एक तो उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी गल्फ स्टेट्स में बरकरार रहे तो किसी ना किसी तरह, बिकॉज ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। दूसरी चीज़ अभी भी मुझे ये लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि प्रोटेक्ट करना इजराइल की जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, सो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और फिर ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जहाँ तक मामला है तो मेरी टाइम हवाले से भी बात करूँगी। उसके अलावा ये कि अगेन कि किस तरह से रोका जा सकता है ईरान को इस मिलिट्री रिजिलियंस को, जो उसने अभी दिफा करके आया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला था या अपना मिसाइल और रॉकेट प्रोग्राम था, तो उसको किस तरह कन्वर्ट करा जा सकता है इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स इन अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और फिर अपने ऑब्वियसली जो गल्फ एलाइज हैं, जिस तरह अभी भी अटैक्स हुए हाल ही में बहरीन पे, कतार पे, ओमान पे एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या है कि वो जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं वो वापस कैसे ये समझ सकते हैं कि जो US मिलिट्री बेसिस थे ये एक लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट ही थे फॉर द मिडल ईस्ट, और ये बड़ा मुश्किल है साबित करना। अब इसके हवाले से अगर मैं एक कंपीटिंग नज़रिया दिखाऊं आपको, तो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो तो 100% ने समझ लिया कि उनका एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ही जो जुमरे में जितने भी उनका मिसाइल प्रोग्राम हो, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हो एक्सेट्रा, और ये अपना हॉर्मुज़ वाला मामला, सो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से और कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी से तो नहीं जीता जा सकता। डॉक्टर शाजिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी अबाउट वॉर क्राइम्स बीइंग कमिटेड, लेकिन ईरान ने एक चीज़ जो इस्टेब्लिश कर दी है कि जो डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना वो इस रीजन में, वो पनिशमेंट के ज़रिए कर रहे हैं, यानी कि एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट जो कि अमेरिकन अफवाज के खिलाफ वो ज़रूर है, और उसकी मिलिट्री एक्शन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, या वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स हो, साइबर कैपेबिलिटीज़ हो, अगेन मैरीटाइम की ट्रेड की डिस्ट्रप्शन हो, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो सीरिया, लबनान, यमन में। सो ईरान का ऑब्जेक्टिव अब देखें, बिकॉज एक इनडेफिनिट तो किसी के पास भी खजाने नहीं है, सो डेफिनेटली वी नीड टू लुक एट कि ईरान के लिए डिस्टिंक्शन कितना जरूरी है। उनके लिए अभी मैटर ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को मिलिटरीली डिफीट करना नहीं है, सही। उन्होंने आई थिंक एक जो प्रेसिडेंट सेट कर दी है वो यही है कि वॉशिंगटन नाउ हैज टू रियलाइज
कि मिलिट्री विक्ट्री से वो कभी भी अपने पॉलिटिकल गेन्स अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा आलम बरूई साहब, ये बताइएगा कि ईरान का ये मौक़िफ़ के जो यूरेनियम अफज़ुर्दगी है, इसका कानूनी और नाकाबिले समझौता ये उनका हक है, और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की अगर नज़र से हम देखें तो, और जौहरी मुआहिदों की रोशनी में भी अगर इसको देखा जाए तो उनका ये मौक़िफ़ कितना मजबूत है? देखें जी, पहली चीज़ है कि यूएन के चार्टर में खुद ममालिक जो उसके मेंबर मुल्क हैं उनको ये इजाज़त है कि यूरेनियम को एक ख़ास हद तक जो एनरिच करके वो पीसफुल यूज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है, और इस पे उन्होंने बनाया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बनाई हुई है, वो उसको वक्तन वक्तन जो है ना वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, उसको सुपरवाइज भी करते हैं उसको। तो इस लिहाज से, और फिर दूसरी चीज़ ये भी हम नोट कर लें कि ईरान जो है वो एनपीटी का जो है वो सिग्नेटरी है, उसने साइन किया हुआ है। उसका मतलब ये है कि उसने पहले तस्लीम किया हुआ है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं, या जो न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन है उसमें हम मतलब कोई पार्ट प्ले नहीं करेंगे, हम इस चीज़ से दूर रहेंगे, एहतियात कर लेंगे, एतराज़ करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कौन से इसमें अमेरिकन उनको फोर्स कर रहे हैं कि जी आप टोटली जो है ना अपने इस हक से, जो उनका सावरन हक है, उससे आप दस्तबरदार हो जाएं। ये किसी इंटरनेशनल कानून में नहीं है, यूएन के चार्टर में नहीं है। अगर ऐसे होता तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्यों बनाए होते। तो इसलिए अब शुबा ये है कि ईरानियों ने जो है वो उसको ज़्यादा इनरिच किया हुआ है, कोई 60% के करीब, और ये वेपन्स के नज़दीक आ जाता है, वो अचानक बना सकते हैं। जबकि यानी अगर इतना अब एक्चुअली जो ट्रस्ट डिफिसिट है बिटवीन टू कंट्रीज, अमेरिकन को शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो इसराइल का है। इसराइल वाले नहीं चाहते कि ईरानियों के साथ इस किस्म का कोई भी एक शायबा तक हो इस चीज़ का कि वो एटॉमिक हथियार बना लें या ये करें। असल खतरा उनको है ईरानियों से, तो इसलिए वो किसी सूरत में इनसे जो है वो एतबार नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि उनके सुप्रीम लीडर जो शहीद हुए हैं उनका तो फतवा भी मौजूद था कि जी ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो हराम है इस्लाम में, और हम नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो क्लियरली कहा हुआ था। जी सही। शाहिद टीमा साहब, ये बताइएगा कि अगर ईरान वाकई आबनाए हर्मुज़ में जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है या मुतासर करता है, तो दुनिया के जो बड़े माशी और तवानाई दरामद करने वाले ममालिक हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? जी वो अपना रद्द-ए-अमल ऑलरेडी दिखा चुके हैं। दुनिया डिवाइडेड है, ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल नॉर्थ में। ग्लोबल नॉर्थ को बहुत प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने का, और साउथ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन गल्फ के कंट्रीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ईरान जो है वो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले और रास्ता खुला रखे। और चूंकि ईरान की इस जंग के पीछे पूरा रीजन जो है उसके साथ है, चाइना रशिया मिलिटरीली भी उसके साथ हैं। अगर ग्राउंड पे सोल्जर्स नहीं है तो उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, इंटेलिजेंस की सपोर्ट है। तो ये दो सिस्टम्स की वॉर है, ये मल्टीपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी की वॉर है। जैसे अभी हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे कि ये एक वीकेंड वॉर थी जो ईरान पे मुसल्लत की गई थी, और इसने कोलैटरल बनना था पीयर कंपेटिटर चाइना का। और इस पे आलमी मईशत पे असर डाला ही इसलिए जा रहा है वाया ईरान कि अमेरिका इस रीजन से या तो रिकैलिब्रेट करे या जाए अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो उन्होंने अपनी नई डॉक्ट्राइन इस दफ़ा की बताई है, जो अपना उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा जो है वो पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब बात जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस की होगी। रशिया का अपना होगा, चाइना का अपना होगा और मेरा अपना होगा। तो ये रीजन अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बनता, उसे यहाँ से जाना ही जाना है। लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लेयर्ड और पेचीदा काम है, और किसी के पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि जब एक माजी की एम्पायर जो है वो आसानी से ढहती हुई तो दिखाई नहीं देती, तो वो अपना हर जोर जो है वो आजमाएगी। और उसमें ईरान से हमारी तवक्को है
कि वो मैच्योरिटी का सबूत देते हुए ये ना हो कि बदले की शिद्दत में, इंतकाम की आग में वो इस रीजन से बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाए, जो कि ऑलरेडी हैं। बहुत सही। मोहब्बतें इस रीजन में उनके लिए कभी भी नहीं रही, ना पड़ोसियों से रही है, ना गल्फ से रही है, ना अजरबैजान से रही है, ना तुर्की से रही है। और उनका एकेडमिया, उनका इंटेलिजेंशिया, उनका मीडिया इन्हीं मुल्कों के नाम जो हैं अभी भी भले तरीके से नहीं लेता। इवन वो एक सोबर सा इवेंट होता है फ्यूनरल का, उन्होंने उसको भी पॉलिटिसाइज किया है और चुन चुन कर ऐसी कुरानी आयात जो है वो चुनी है जो कि पॉलिटिसाइज करने वाली बात है, किसी को मुनाफिकीन कहना, किसी को इबरत का सबक देना। तो ये हमारी डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है। और मुल्क की जो आपका सवाल था कि जी इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या जो है वो किस तरफ जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, उधर से बाबुल मंदेब भी बंद कर दो, तो जाहिर है वो नोज डाइव पे ही जाएगी। लेकिन रीजन जो है उसको वो इसको सह जाएगा अगर इसका नतीजा ये निकलता है कि अमेरिका जो है यहाँ से सिस्टमेटिकली, बहुत उजलत में तो नहीं हो सकता, सिस्टमेटिकली यहाँ से फेड आउट हो जाए या जोन आउट हो जाए, उसका होने को मूड नहीं है। वो उकसा रहा है मलाका स्टेट को भी बंद करने के लिए, वो अपनी खिचड़ियां पका रहा है उधर लेबनान के अंदर, एक होक्स किस्म के एग्रीमेंट करवा रहा है। अलशरा अल जुलानी जो है उसको अपने साथ शामिल कर रहा है कि तुम जाके हिजबुल्लाह से लड़ना शुरू कर दो। अलशरा अल जुलानी जो माजी का हेड चॉपर है उसको उन्होंने कोट पहनाकर अब सिविलाइज जो है वो ग्लोबलिस्ट और बना दिया है। अब वो एक बहुत ही जो डिप्लोमेटिक आदमी है, तो कल के कल उसके सर पे बाउंटी थी, उधर से जो है वो कुर्द जो है सेपरेटिस्ट उनको तैयार किया जा रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत डेंजरस तरफ पे जा रही हैं। और आज के दिन पे जो 10 दिन का पॉज है वो भी कोई नतीजा खेज नहीं साबित होगा। और पाकिस्तान उसमें मीडिएटर है, सालिस है, जामिन नहीं है। जामिन हम नहीं हो सकते ना ईरान के, जिनकी जो रिलीजियस सेक्रीफाइस का उनका जज्बा है, जो उनकी सिविलाइजेशनल मैं तो उसे ह्यूब्रिस कहूंगी, और जो नेशनल प्राइड है, ये तीनों का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू हैंडल एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट नेशन टू हैंडल। तो उनकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और उन्होंने हमले एब्जॉर्ब किए हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास कैलेंडर हैं, आपके पास सुई की घड़ियां हैं, घड़ी की सुइयां हैं, तो आप जो है देखते रहें, आप उजलत में फैसले करें, हम कैलेंडर लेके बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि उसमें हमारा क्या बनना है, हमारे लिए क्या हुक्म है। क्योंकि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी होगी तो ही इकोनॉमी भी बेहतर होगी, वरना दोनों चीजों का आपस में जुड़े रहना जो है वो बहुत ये कंडीशनल है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। हमारी उम्मीद भी ईरान से है कि ईरान इस वक्त थोड़े से हौसले से काम लेते हुए मीडिएटर्स के साथ चलता हुआ दोबारा से मेज पर बैठ जाए और जितना स्ट्रेटेजिक पॉज उसको मिलता है वो ले। क्योंकि कोई उसे ये नहीं कह रहा कि आप एक नॉन एग्रीमेंट केपेबल अमेरिका के साथ जो है वो कोई लास्टिंग पीस या कोई हंकी डोरी या हैप्पीली एवर आफ्टर आपको नहीं मिलने वाला है। कोई उनको कह भी नहीं रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि आपके साथ ज्यादती नहीं हो रही है। मगर अब जो उन्होंने एस्केलेशन लैडर के ऊपर पैर रखा हुआ है फुल थ्रॉटल, उससे गल्फ के कंट्रीज इतने इंटिमिडेट हो जाएंगे कि वो दोबारा से रिविजिट करेंगे कि इन बेसिस का हम क्या करें। जिस तरीके से ईरान की डिमांड है कि बेसिस वहां से हटाएं, इस तरह तो किराए का मकान खाली नहीं होता। बिल्कुल ट्रक पे सामान ला दें और ले जाएं। 30-30, 20-20 साल के मंसूबे होते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज हो सकते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम रीजन के अंदर कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो ईरान के कंधों पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जो कोई ये समझता है कि हम सिर्फ इमोशनल होकर ईरान की तरफदारी करते रहेंगे और अमेरिका जो है उसको बुरा भला कहते रहेंगे, तो वो सिर्फ वक्त का ज़िया है। अमेरिका को बुरा भला हम भले वक्त में बैठ के कभी भी कह लेंगे, उससे हमने कौन सा उसे अच्छा कहना शुरू कर देना। लेकिन ये रीजन अब ये जंगें देखकर लाशें उठाकर थक गया है। सही। किसी को तो आगे बढ़ना है। और अमेरिका और चाइना अपना विजन 2030 देकर साइड पे हो गया है, पाकिस्तान को एज अ फोर रनर उसने सामने कर दिया है। अब विजन 2030 क्या है जी? सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव एंड डिविजिबल सिक्योरिटी है, विन विन कोऑपरेशन, इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। ये 4 पॉइंट्स देकर वो कहते हैं जी मल्टीपोलैरिटी को लेके चलने। बट इन चारों पॉइंट्स के साथ हमारी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है। अब इंटरवीन जो है वो हम कर रहे हैं, क्रिटिकल पोजीशन पे हम खड़े हुए हैं। चाहते हम ये हैं कि चाइना का विजन 2030 हम आगे लेके चले, रीजन की सिक्योरिटी इंडिविजिबल हो, मेरी सिक्योरिटी आपके कॉस्ट पे ना हो, विन विन कोऑपरेशन हो, कर्जों के और इस सदका खैरात और जलालत से बाहर निकले, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। यूनाइटेड नेशन की जो है उसे दोबारा से पर कंट्री
वन कंट्री वन वोट के हिसाब से लेके चला जाए तो ये बड़े यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, सब उस पे काम तो कर रहे हैं, इसीलिए इतना क्लाउडीनेस ऑफ सेंसेशन भी है, किसी के पास कोई हतमी जवाब नहीं है। हम बस डे बाय डे जो देख रहे हैं, पार्स करते हैं, पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं और आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं और दुआ करते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल सही बात की। आंजा, ये बताइएगा, पासदारान इनकलाब की जानिब से भी ये कहा गया कि जी आप नाए हरमज़ जो गैर महफूज है। अब ये जो गैर महफूज करार देने की वार्निंग है, क्या आपको लगता है कि ये एक अमली ख़तरा है एक्चुअली में, वो दे मीन इट, या फिर सिर्फ सियासी जो दबाव बढ़ाने की ये हिकमत अमली है? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो पूरा एक एक्सेस रेजिस्टेंस है या प्रॉक्सी वॉरफेयर है, मैं उसको मोस्ट लाइकली मुझे यही सिनारियो लगता है कि वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, स्ट्राइक्स भी, एक्सचेंजेस भी इंटेंसिफाई होंगे, जबकि डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स भी खुले रहेंगे। अच्छा, तो नीदर साइड जो है, मैं यूएस को देखूं, ईरान को देखूं, कोई भी ये तो बात जाहिर है कि वो एक कॉन्फ्रंटेशन डज नॉट मीन कि ये एक फुल ब्लोन वॉर चाहती है, बिकॉज ये हिस्टोरिकली भी देखें तो यूएस ईरान की कन्फ्रंटेशन इसी तरह होती है। अच्छा, रीजनल एक्सपेंशन की जहाँ तक बात करूँ तो बिया इराक हुआ, सीरिया हुआ, लबनान, यमन, गल्फ की जितनी शिपिंग लेन्स है, अगेन ज़रा सी भी मिस कैलकुलेशन या अनइंटेंडेड कोई एस्केलेशन, ये बहुत ज़्यादा देखें एक स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग तो इनेबल करती है आपकी जो प्रॉक्सीज हैं। सो वो कहते हैं जिसको कि जिस में आपकी स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पोजीशन हो जाती है, इवन कि जब आप नेगोशिएशंस को रिज्यूम करना चाहें। सो रियल सिग्निफिकेंस अभी जो है ना कि इस क्राइसिस के अंदर, इट्स नॉट अबाउट कि कौन अगला मिलिट्री एक्सचेंज जीतेगा, बट वेदर और नॉट ये जो रीजनल ऑर्डर जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, वो मिडिल ईस्ट का जो अभी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिस तरह नजर आ रहा है, वो कितने दिहाइयों तक और सरवाइव कर सकेगा। इस्लामाबाद एमओयू का एक तरह से कैंसिलेशन और इस तरह की बॉर्डर इरोजन होना, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स के जो सिनारियोज को बिल्कुल एक तरह से चैलेंज करता है, अनलेस के नए डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क्स इमर्ज करें जहाँ पे कोई ना कोई पाबंद किया जाए कि सिर्फ एमओयू काफी नहीं था एट दिस पॉइंट इन टाइम। डेफिनेटली रीजन के ऊपर तो एक प्रोलॉन्ग्ड इरा ऑफ में मुझे लगता है कि इंस्टेबिलिटी अभी भी आएगी, और ईरान ने देखिए भरपूर इस्तेमाल किया है वो आबनाए उर्मुज़ वाला मामला हो, अपनी प्रॉक्सीज को, ये तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस बन चुका है। ईरान एक रिलीजियस थियोक्रेसी, आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी है, ये गजा नहीं है, ना ये लिबिया है, ना ये कोई और दीगर ममालिक जिस तरह अमेरिका ने बॉम्ब एंड रोड वाली पॉलिसी रखी थी। सो यहाँ पे ना डेटरेंस जितना ज़्यादा ईरान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और जस्ट लाइक मैडम शाजिया ने भी पहले, डॉक्टर शाजिया ने भी मेंशन किया, आई थिंक कि यहाँ पे ईरान ने बहुत होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगेन अगर फ्यूनरल वाली बात से भी इसको तरजीह दूँ, और जो पासदारान इनकलाब हैं, हार्डलाइनर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर हम ये देखें कि ईरान में जो कुछ सेन वॉइसेस थी या जो अलाइन थी थोड़ी बहुत विद मोर सॉफ्टर अप्रोच, उनको तो इस अमरीकी मिस कैलकुलेशन की वजह से शहीद कर दिया गया। केस इन पॉइंट अली लारजानी वाली बात हो, दी ग्रैंड आयतुल्ला जो शहीद हुए, तो इट वाज लाइक किलिंग द पोप ऑफ द मुस्लिम्स। और वो हमेशा, इवन आप न्यूक्लियर की तरफ भी देखें, एक फतवा दिया हुआ था, एक सॉफ्टर स्टांस था, जो उनके साहबजादे जिनसे ये जिन्होंने उनको टेक ओवर किया है, who's become, जो उनके जानशी हैं, वो हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा अलाइंड विद दीज हार्डलाइनर्स। सो अभी अगेन डिफाइनिंग क्वेश्चन जो है ना फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ये नहीं है कि वेदर और नॉट यूएस जो है ईरान को डिटर कर सकेगा, और क्या ईरान इस प्रेशर को कितने हद तक और बर्दाश्त कर सकता है। स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन मेरी नज़र से यही है कि अभी मशरिक़ वुस्ता में एक यूएस लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किस तरह से एक जेन्युइनली मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अगेन ये ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल की हद तक है। जी आंजा, बस बिल्कुल हम अब प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ भी जा रहे हैं। आलम बरूई साहब, ये बताइएगा, क्या मौजूदा हालात मशरिक़ वुस्ता को एक बड़ी इलाकाई जंग की तरफ ले जा रहे हैं? और ईरान में अगर हम बात करें तो डू यू सी बूट्स ऑन ग्राउंड? क्या ऐसा भी कुछ सिचुएशन हम देख सकते हैं अमेरिका की जानिब से?
देखिए, अमेरिकन ने तो काफी दफा ये धमकी दी है कि ये हम अपनी फौज उधर उतार देंगे, या बहुत से व्यूज जो है ना ऐसे भी आए हुए हैं कि देयर विल बी जो है ना उनकी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन को ये खतरा है, ये उनको एहसास खाया जा रहा है कि ईरान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है बहुत ज्यादा है। देखिए 1.6 मिलियन किलोमीटर जिसकी टेरिटरी हो, और उनका जो है ना 55% हाई माउंटेन्स हो जिसपे इवन गुजरगाह बहुत मुश्किल हो, खासकर फॉरेन ट्रूप्स के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से अगर उन्होंने फौज उतारी भी तो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के करीब जो इनके जजीरे हैं उन पे उतार देंगे, जहां पे इनके कुछ एसेट्स भी हैं ईरानियों के, उसमें हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल जैसे अफगानिस्तान में घुस के आए थे इस तरह नहीं होगा। अगर ये किया तो अमेरिकन के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आप कह रहे हैं कि इसको किसी बड़े जंग की सूरत में ले सकता है। लेकिन अमेरिकन, पहली चीज ये है, मैं अपनी जितनी भी आपके मेहमान हैं उनको रेस्पेक्ट के साथ मैं ये कहूंगा कि जो भी MOU साइन हुआ है उसको इसराइल ने कभी तस्लीम नहीं किया। और फिर अमेरिकन की कमजोरी ये है कि उन्होंने कभी इसको लीश डाला ही नहीं नेतन्याहू को। उसने सदरन लबनान में अपने हमले जारी रखे, उसके अलावा उसने अपनी दूसरी जो है स्पाइलर गेम के जो चीजें हैं उन्होंने इधर मिडिल ईस्ट में इसको फेल करने के लिए जारी रखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले हम देख लें कि ईरान, लेकिन ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि अमेरिकन जो एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में उन पे वो टारगेट करे। सही। शाजिया चीमा साहिबा, जाते जाते एनी क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप इस पूरी सिचुएशन को सम अप करना चाहें? जी, मैं उम्मीद के साथ ही सम अप करूंगी कि ये जो 10 दिन के पॉज की बात हो रही है, जो पाकिस्तान ने प्रपोज किया है, दोनों पार्टीज बैठ जाएं उस पे और एटलीस्ट 10 दिन के लिए हॉस्टिलिटीज जो है उनको खत्म करें, और फिर आगे चलते हुए इस स्टेट ऑफ हुर्मुज के लिए जो भी मैकेनिज्म जो है ओमान और ईरान मिलके करना चाहते हैं, गल्फ के कंट्रीज मिलकर कोई कंसोर्शियम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जिसका जोग्राफिया है उनका पूरा हक है कि वो इसके बारे में सोचें। अमेरिका के पास तो कोई हक नहीं है कि वो ये सोचे। तो उम्मीद ये है कि जो 10 दिन के पॉज की बात हो रही है ये मटीरियलाइज हो जाएगा, तो एटलीस्ट 10 दिन जो है वो वॉर क्राइम नहीं होंगे दोनों साइड से। और बाकी फिर इस रीजन के अंदर जो है ये हमारी बदकिस्मती है कि चीज़ों को सिमर डाउन होने में जो है वो टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। बाज़ केसेस में हमने 10-10, 15-15 साल भी देखे, लेकिन चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनिक आउटकम की तरफ चली जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो आउटकम होता ऑर्गेनिक है, वो बड़े दिमागों के सोचे समझे मंसूबों से बहुत उलट होता है। जो बड़े दिमाग जो हैं, खासतौर पे सफ़ेद दिमाग जो है सफ़ेद सोच के साथ गलत करते हैं, उनसे बहुत मुख्तलिफ होता है। जी आंजा, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? जी, मैं जरूर जी साइमा, मैं ज़रूर यही कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे देखें, फॉर दिस सिचुएशन हम जितना ज़्यादा पीसफुल रह सकें, मुझे जो अभी पॉजिटिव रह सकें वो बेहतर है। मुझे अभी जो उम्मीद है ना जी, अभी पाकिस्तान के हवाले से ही है, क्योंकि कि क्या पाकिस्तान अभी किरदार निभा सकता है अपना और कितनी जल्दी मूव करता है। सो डेफिनेटली इस क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर आई थिंक एक बड़ा किरदार पाकिस्तान का ही होगा, और फिर रीजनल प्लेयर्स कितने तक शामिल होते हैं। सो आई थिंक, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि अगस्त तक, सितंबर तक ये बात सही। बहुत बहुत शुक्रिया आंजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, शाजिया चीमा और आलम बरोई साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।